हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 23 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, वही सब न्यूज़ है जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्किप द न्यूज़पेपर देन यू कैन, आपका कोई ऐसा लॉस नहीं होगा। अब हम आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है अमंग क्वाड, इंडिया शेक यू ऑन यूक्रेन सेज बाइडन, मोदी बोरिस डिस्कस क्राइसिस। अब यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन का यही कहना है कि क्वाड कंट्रीज़ में बाकी सारे कंट्रीज़ तो रशिया को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया है वो अभी तक रशिया को कंडेम नहीं कर रहा है। तो उनका यही कहना है, इंडिया इज़ बीइंग समवॉट शेकी इन टर्म्स ऑफ शोइंग सपोर्ट अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और ऑस्ट्रेलिया और जापान का स्टैंड हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया और जापान बेसिकली वही फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं जो कि यहाँ पर यूएसए फॉलो करता है। अब यहाँ पर दूसरी न्यूज़ में ये बताया गया है कि हम यहाँ पर रशिया को इसलिए कंडेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो 60 to 70% मिलिट्री सप्लाईज़ हैं उसके लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये कहना है कि अगर हमें ये लगता है कि हम इसीलिए यहाँ पर रशिया को कंडेम नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पर रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द मिलिट्री सप्लाईज़, तो वो मिलिट्री सप्लाईज़ की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर यूएसए पूरी कर देगा। तो फ्रेमिंग द रशिया चाइना अलाइनमेंट ओवर यूक्रेन एज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन ऑटोक्रेसीज एंड डेमोक्रेसीज। अब इनका ये भी कहना है कि जैसे यहाँ पर रशिया और चाइना साथ में आ गए, तो जैसे कि ऑटोक्रेसी साथ में आ गई तो वैसे ही डेमोक्रेसीज को भी साथ में आने की ज़रूरत है। तो इनके इंटरव्यू से कुछ हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली और इससे हमारे कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। एज द ऑटोक्रेसीज टाइटन देयर रिलेशनशिप, तो यहाँ पर रशिया और चाइना जो कि ऑटोक्रेसीज इन्होंने रेफर किया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसीज टू स्टैंड टुगेदर। वी फील अ रियल अंडरस्टैंडिंग एंड इवोल्यूशन इन इंडियाज़ पोजीशन। अब यहाँ पर सोवियत यूनियन ने हमारी हेल्प की थी वॉर में, तो वो चीज़ हमें आज तक पता है कि उस समय हमारी सोवियत यूनियन ने हेल्प की थी, ना कि यूएसए ने। और ये बात यूएसए भी इस बात को समझ रहा है कि यूएसए ने कभी हमारा सपोर्ट नहीं किया था जब हमें यूएसए की ज़रूरत थी। इसीलिए आज हमारा स्टैंड जो है वो रशिया के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो beside historical ties, India's dependence on Russia for defense supplies is crucial. तो among the things we talked about is the legacy of security support from the Soviet Union. तो यूएसए इस बात को समझ रहा है कि हमारा जो स्टैंड है रशिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड इसीलिए क्योंकि हमें हमेशा सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया था। तो among the things we talked about is this legacy of security support from the Soviet Union and Russia at a time when the US was less generous with India. और यहाँ पर जो यूएसए था वो यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। सम 60% ऑफ देयर सर्फेस टू एयर मिसाइल्स आर नॉट इवन ऑपरेशनल। अब यहाँ पर यूएसए का ये कहना है कि 60% जो रशिया के मिसाइल्स हैं वो तो काम भी नहीं कर रहे, तो ऐसे में रशिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंस होनी नहीं चाहिए और जो भी हमें यहाँ पर मिलिट्री सप्लाई से सपोर्ट चाहिए वो यहाँ पर हमें यूएसए प्रोवाइड कर देगा। सो इफ़ वी कैन हेल्प प्रोवाइड, अब इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर यूक्रेन को भी तो वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे कि हम यूक्रेन को यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं वैसे ही हम इंडिया को भी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। What are the prospects of a waiver from काटसा as India is getting the S-400 air defense system फ्रॉम रशिया? तो यहाँ पर काटसा आपको पता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो यहाँ पर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा ईरान, नॉर्थ कोरिया या रशिया के साथ तो उसके ऊपर यहाँ पर अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी तक यहाँ पर यूएसए ने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं क्योंकि इस एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट के पास, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास पावर भी है कि वो यहाँ पर किसी भी कंट्री से सैंक्शंस को वेव ऑफ कर सकता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री पर हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, भले ही वो इन तीनों कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर ट्रेड करेगा। द चाइनीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर, ये हमने डिस्कस किया था कि एक बार चाइनीज़ वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर बताया, तो जो नेटो कर रहा है वही बेसिकली क्वाड कर रहा है इंडो पैसिफिक में, और नेटो की वजह से जो क्राइसिस आ रखी है यहाँ पर यूरोप में, वैसी ही क्राइसिस यहाँ पर आ सकती है इंडो पैसिफिक में। आगे हम चलते हैं। हु इज़ अ बिगर थ्रेट, रशिया और चाइना? तो अब वरी ये है कि दोनों ही अपने एफर्ट साथ में लगा रहे हैं, रशिया और चाइना एक अलाइनमेंट बना रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडन सेड दैट अमंग द क्वाड इंडिया इज बीइंग समवॉट शेकी इन टर्म्स ऑफ शोइंग सपोर्ट। तो इनका ये कहना है कि हम समझते हैं कि इंडिया की ऐसी पोजीशन क्यों है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखो अगर रिलेशनशिप का बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड इंडिया एंड यूएसए, तो यूएसए इंडिया को लेकर ज़्यादा जनरस नहीं था उस समय के पीरियड में जब सोवियत यूनियन था और एज सच रशिया था। आगे हम चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्स मर्जर ऑफ दिल्लीज 3 सिविक बॉडीज़। तो 2012 में जो सिविक बॉडीज़ थी उनको यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया था ताकि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके, लेकिन अब यहाँ पर वापस से सिविक बॉडीज़ जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ एमसीडी है उनको यहाँ पर मिला दिया जा रहा है। तो यूनियन कैबिनेट गेव इट्स नोट ट्यूसडे टू द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 which aims to merge the capital's 3 municipal corporations south, north and east 10 years after the trifurcation of the civic body। तो मैंने आपको बताया था 2012 में ट्राइफर्केशन हुआ था, अब वापस से इनका मर्जर हो रहा है। यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट
जिससे ये पता चला है जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। तो 107 कैपिटल सिटीज़ में दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड आउट ऑफ 107 कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं ड्यू ग्रीन सिग्नल टू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कल हमने देख लिया था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है। बिल टू मर्ज एमसीडीज़, ये हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर एमसीडीज़ को मर्ज कर दिया जाएगा और ये जो ट्राइफर्केशन हुआ था 2012 में उसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम की ओथ लेंगे। अब यहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी है वो इलेक्शंस को हार गए थे। इसका मतलब ये है कि ये अभी मेंबर नहीं है, तो इनको मेंबर बनना पड़ेगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो 6 महीने के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है या पीएम भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने तक उसको मेंबर बनना पड़ेगा। तो बेसिकली जो सीट्स वैकेट होंगी उनके ऊपर वापस से इलेक्शन होंगे, तो उसमें ये इलेक्ट होकर आ जाएंगे। यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसा सच है नहीं। यहाँ पर बात की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें यहाँ पर एनएफएसए में जो बेनिफिट मिलता था उसके अलावा और 5 किलोग्राम ग्रेन ज़्यादा मिलने वाले थे क्योंकि कोविड जैसी क्राइसिस आ गई थी। तो PMGKAY provided an additional 5 kilograms of food grains per month to beneficiaries of the National Food Security Act। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो राशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा 5 किलोग्राम और राशन मिलना था। आगे हम चलते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स प्रोक्योरमेंट फ्रॉम स्टार्टअप्स। अब यहाँ पर आईडेक्स की बात की गई है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अब ये है क्या इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस? तो 2018 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो आईडेक्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2018 टू फॉस्टर इनोवेशन एंड इनकॉर्पोरेट कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द आर्म्ड फोर्सेज विद इन अ स्विफ्ट टाइम फ्रेम। तो बेसिकली हम इंडिया में ही इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करें, डिफेंस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए यहाँ पर आईडेक्स था। तो आईडेक्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2018 टू फॉस्टर इनोवेशन एंड इनकॉर्पोरेट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। तो इस प्रोग्राम के अंदर ही स्टार्टअप से प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम हैज क्लियर्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 14 आइटम्स वर्थ ₹380 करोड़ फ्रॉम इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्टार्टअप्स। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, द रियल टेस्ट। बेसिकली कल मैंने आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बताया था, तो ऑथर ने बोला ठीक है, एक प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व हो जाती कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स थे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर अनड्यू प्रेशर आता था। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हम हायर एजुकेशन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, बेसिकली डिमांड सप्लाई मिसमैच है कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें हाई कट ऑफ्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो सप्लाई साइड इशू है, यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रॉब्लम इन्होंने और बताई है कि यहाँ पर जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है उसको यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो द इरैशनैलिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई मार्क्स, हायर कट ऑफ्स and an assessment system that rewards unimaginative rote learning has for long taken a toll on students and educators। तो यहाँ पर 99% 100% तो आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा स्कूल सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें बेसिकली जो रट के जाता है उसके ही मार्क्स आते हैं। तो रोट लर्निंग को और ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। 100% क्वालिफाइंग मार्क्स थे फॉर द 10 कोर्सेज, जिसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। फाइनली अ सिंगल पीस ऑफ रिफॉर्म मस्ट नॉट ऑब्सक्योर द लार्जर स्ट्रक्चरल रीजंस फॉर द क्राइसिस। अभी क्राइसिस ऐसी है क्यों? तो इसका प्रॉब्लम ये है डिमांड और सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन के लिए जो डिमांड है वो बढ़ रही है, और इसके लिए डेटा ये कि 11% राइज हुआ है इन ग्रॉस एनरोलमेंट बिटवीन 2015 एंड 2020। जो नंबर ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू जितने बच्चे यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। तो रिजल्टिंग इन लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ एंड एलीट कॉलेजेस, और जिसकी वजह से जो वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको वो एजुकेशन नहीं मिल पाती जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है कि रिसोर्सेज और लगाने की ज़रूरत है ताकि यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जा सके। तो विदाउट एन एक्सपेंशन इन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, द मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल विल कंटिन्यू टू बी सेटल विद सब पार एजुकेशन। तो यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ये जो आर्टिकल है द केस अगेंस्ट रशिया हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ा लेकिन इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। द एंड ऑफ डिनाइल, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी एज अ होल। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है जैसे कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है तमिलनाडु के, उन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पर पुलिस स्टेशंस थे वहाँ पर जो हेड है वो विमेन पुलिस ऑफिसर को बना दिया। तो दीज ऑफिसर्स हेल्ड द पोस्ट फॉर प्रिसाइसली 24 आवर्स। अगर ये आपने देखा तो आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ क्यों किया गया था? इसका कोई ऐसे ग्राउंड पे इम्पैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन के लिए किया गया, वापस उनको हटा दिया गया।
तो गेटिंग हिमसेल्फ फोटोग्राफ्ड विद देम, द कमिश्नर सेड दैट इट इज़ टू रिकॉग्नाइज, ऑनर, सेलिब्रेट एंड चेरिश द रोल ऑफ वुमेन इन आर यूनिफॉर्म सर्विसेज। तो वो सिर्फ अकेले नहीं है जो कि वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि हम ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाएंगे। अब ऑथर ने बोला है जो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का आइडिया यही रिडंडेंट है, ये आइडिया होना ही नहीं चाहिए। अब ये आइडिया क्यों नहीं होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है, ठीक है, अब किसी विमेन को यहाँ पर कोई परेशानी और उसको यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करनी है, और जो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन है वो उसके घर से यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर है, तो बेसिकली उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो ये नहीं करना, आपको क्या करना है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सके, आपको ऐसी यहाँ पर कंडीशंस प्रोवाइड करके देनी है। तो वाई कैंट वी अटेंड टू हर एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन? आर वी सेइंग दैट मेल पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट सेंसिटिव इनफ? क्या यहाँ पर मेल पुलिस ऑफिसर्स इतने सेंसिटिव नहीं है कि वो फीमेल विक्टिम के ग्रीवांस को एड्रेस कर सकें? और अगर नहीं है तो आपको उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर उनमें सेंसिटिविटी नहीं है तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ना कि उसका ये सोल्यूशन निकाल दो कि ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन होंगे, जो कि अगर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है तो आप 10 किलोमीटर जाकर वहाँ पर कंप्लेंट करो। They give an impression that men in uniform are uncaring, inconsiderate and insensitive and that women officers are capable of dealing with only crimes against women, लेकिन ये बात सच नहीं है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए पुलिस स्टेशंस को? और ज़्यादा ऐसी कंडीशंस बनाने के लिए ताकि यहाँ पर जो विमेन हैं वो अपने यहाँ पर जो भी उनकी परेशानी है वो आकर यहाँ पर रिकॉर्ड करा सकें। तो उसके लिए ज़रूरत है द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टॉयलेट्स एंड चेंजिंग रूम्स फॉर विमेन इन पुलिस स्टेशन इज द क्राइंग नीड। जो सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च पुणे ऑन जेंडर फ्रेंडलीनेस ऑफ महाराष्ट्र पुलिस से हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स पता चली जो कि यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट की हैं। द विमेन ऑफिसर्स हु वर कॉन्टैक्टेड फ्लेजेड द नीड फॉर मोर कॉपरेशन फ्रॉम दर मेल कलीग्स। तो यहाँ पर जो मेल कलीग्स हैं वो ही यहाँ पर विमेन कलीग्स को अंडरमाइन करते हैं, तो उसके लिए उनको यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है मेल कलीग्स को कि जो विमेन कलीग्स है वो आपके बराबर ही, वो आपसे बिल्कुल भी कम नहीं है। फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन, अगर पुलिस स्टेशंस में विमेन कलीग्स को बढ़ाया जाएगा तो हो सकता है इस ट्रांजिशन में कुछ प्रॉब्लम हो। तो फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ट्रेनिंग इन जेंडर, तो यहाँ पर जेंडर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिस्पेक्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद फीमेल कलीग्स मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक पुलिस ट्रेनिंग। पुलिस स्टेशन एक कोहेसिव यूनिट होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है कि सारे सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करे, ना कि डिफरेंशिएट करे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो चेंज इन इट्स जेंडर प्रोफाइल शैल नॉट डिस्टर्ब इट्स फंक्शनिंग। वुमेन इन यूनिफॉर्म प्रोवाइड एन एक्सट्रीमली पावरफुल सिंबल ऑफ पॉजिटिव अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, एम्पावरमेंट एंड सोशल चेंज। तो लेट अस स्टॉप अपलॉडिंग ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन, जो कि एक मीनिंगलेस, सिर्फ एक सिम्बॉलिक जेस्चर और एक ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रहा है। तो बोथ कंसेप्चुअली एंड इन प्रैक्टिस में इंश्योर करने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करें कि वुमेन ऑफिसर्स वहाँ पर रह सकें। तो इंस्टेड लेट अस इंडक्ट मोर women so that each police station in the country has them in adequate numbers to attend to all citizens, और women victims को भी include करके वो उनकी कंप्लेंट भी फाइल कर सकें। तो the uniform is meant to help and assist all citizens, ना कि वो डिस्क्रिमिनेट करे on the basis of gender। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्री इनएक्यूरेट, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया था राइटिंग विद फायर, जो कि डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि एक खबर लहरिया नाम की न्यूज़पेपर के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है। तो राइटिंग विद फायर इज़ कॉम्पिटिंग इन द डॉक्यूमेंट फीचर कैटेगरी एट द ऑस्कर्स। CUET कल हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा मेंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आपके पास इनफ पॉइंट्स है CUET को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है अनसीइंग भगत सिंह वाई इंडिया हैज़ स्टॉप्ड एट ओनली टॉकिंग अबाउट हिम, यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स मिले। तो EV रामास्वामी नायकर, जो कि फाउंडर थे एंटी ब्राह्मणिकल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, इनका एक जर्नल था जिसका नाम था कोड़ी अरासू। तो EV रामास्वामी नायकर, जो कि फाउंडर थे एंटी ब्राह्मणिकल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, और इनका एक जर्नल था कोड़ी अरासू। पेरियार गॉट भगत सिंह सेमिनल 1930 ऐसे। इसके अलावा भगत सिंह का एक ऐसे था वाई आई एम एन एथीस्ट, इसको फिर ट्रांसलेशन की गई इस ऐसे की तमिल में बाई P जीवनानंदम, वॉज पब्लिश इन कोड़ी अरासू। और ये वाई एम एन एथीस्ट की जब यहाँ पर ट्रांसलेशन की गई तमिल में तो इसको पब्लिश कराया गया कोड़ी अरासू। और कोड़ी अरासू किसका जर्नल था ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक न्यूज़पेपर था, मराठी न्यूज़पेपर जनता। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर रोट अ माइल्ड एडिटोरियल इन हिज मराठी न्यूज़पेपर जनता एट द टाइम। तो आपको जनता पता होना चाहिए, कोड़ी अरासू, EV रामास्वामी नायकर, और इसके अलावा वाई आई एम एन एथीस्ट यहाँ पर भगत सिंह जी का ऐसे था। अब यहाँ पर हम भगत सिंह के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। भगत सिंह वॉज बॉर्न इन 1907 इन लायलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, एंड ग्रू अप इन अ सिख फैमिली डीपली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज को ज्वाइन किया था 1923 में, और ये नेशनल कॉलेज जो था इसको फाउंड किया था बाय द लाला लाजपत राय एंड भाई परमानंद। 1924 में कानपुर में ये मेंबर बन गए थे HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने शुरू की थी।
1928 में एचआरए को रीनेम कर दिया गया था फ्रॉम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो एचआरए थी वो बन गई थी एचएसआरए। भगत सिंह और उनके कलीग्स ने एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। तो मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। 1927 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था विद द काकोरी केस, क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अंडर द सूडोनिम विद्रोही रेबल। 1928 में जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस समय लाला लाजपत राय के ऊपर ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा कि हम इस डेथ का बदला लेंगे, तो टू टेक रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स ने प्लॉट किया कि वो असैसिनेशन करेंगे जेम्स ए स्कॉट का। लेकिन बेसिकली असैसिनेशन में गलती हो गई और जेपी सॉन्डर्स की यहाँ पर डेथ हो गई। तो हाउएवर द रिवॉल्यूशनरीज मिस्टेकनली किल्ड जेपी सॉन्डर्स। दिस इंसिडेंट इज फेमसली नोन एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर हमने काकोर कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड थे, दूसरी बात यहाँ पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड थे जिसमें यहाँ पर गलती से जेपी सॉन्डर्स की डेथ हो गई। इसके बाद आगे इनके जीवन में क्या हुआ, भगत सिंह और बीके दत्त थ्रू अ बॉम्ब ऑन 8 अप्रैल 1929। लेकिन उन्होंने बॉम्ब यहाँ पर फेंका तो उसका मतलब ये नहीं था किसी को मारना चाहते थे, ये सिर्फ यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट को समझाना चाहते थे कि आप हमारा कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। तो ही जस्ट वांट टू मेक द डेफ हेयर, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर 2 रिप्रेसिव बिल्स पास कर रही थी, द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो द एम वाज नॉट टू किल बट टू मेक द डेफ हेयर एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स केयरलेस एक्सप्लॉइटेशन। और इसके बाद इन्होंने सरेंडर भी कर दिया कि ये अरेस्ट हो जाए और ये फॉरेन गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रख सकें कि वो लोग इनका कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, वो लोग इंडियंस का कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ही वॉज फाउंड गिल्टी इन दिस केस। अब उसके बाद क्या हुआ, ये अरेस्ट तो बेसिकली बॉम्ब थ्रो करने के केस में हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि जो जेपी सॉन्डर्स की डेथ है वो इनकी वजह से हुई थी, जिसके बाद इनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो एवरी ईयर March 23 इज ऑब्जर्व्ड एट मार्टिर्स डे एज अ ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। अब जब इनका ट्रायल हुआ तो भगत सिंह और बीके दत्त ने सरेंडर कर दिया था जब इन्होंने बॉम्ब को थ्रू किया था, क्योंकि इनको ये लगा कि सरेंडर कर देंगे तो यहाँ पर ये अपने कॉज को और ज़्यादा उठा सकते हैं। लेकिन भगत सिंह को वापस से रीअरेस्ट कर दिया गया था फॉर द मर्डर ऑफ जेपी सॉन्डर्स और बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और उनके बाद इनको यहाँ पर फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो आई होप आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए हों। अब हम आगे चलते। पुतिन कैन यूज़ केमिकल वेपन्स। बाइडन का ये कहना है कि पुतिन जो है केमिकल वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब रशियन नोबेल विनर जो थे नोबेल पीस प्राइज़ इस बार रशियन जर्नलिस्ट को मिला था, दिमित्री मोरातोव। अब इन्होंने ये बोला है कि ये अपने जो इनका नोबेल प्राइज़ है उसको ही ऑक्शन करेंगे, जो भी यहाँ से फंड्स कलेक्ट होंगे उससे ये यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ की हेल्प करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ में एक रशियन जर्नलिस्ट को भी मिला था जिसका नाम था दिमित्री मोरातोव। इकॉनमी, बिग टेक वेपनाइज्ड इंटरनेट अमिड कन्फ्लिक्ट प्रेसाइडिंग ओवर स्प्लिंटरनेट। ये न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के समय में क्या हो रहा है कि जो इंटरनेट है उसका वेपनाइजेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका भी कर रहा है, इसके अलावा जो बिग टेक फर्म्स है वो भी कैसे वेपनाइजेशन कर रहे हैं। तो अमिड द कंटिन्यूड वेपनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट बाय सम बिग टेक प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ब्रिंग बैक द फोकस ऑन द स्वीपिंग पावर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पहले परमिशन ही गवर्नमेंट ने दी, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग गवर्नमेंट से भी ऊपर हो गए हैं, ये लोग लॉ ऑर्डर सबसे ऊपर हो गए हैं। तो these actions by big tech companies put into perspective and call for a renewed focus on an आत्मनिर्भर इंटरनेट। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमें आत्मनिर्भर इंटरनेट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बिग टेक फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो बेसिकली वेपन की तरह इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ सम रशियन बैंक्स, यहाँ पर रशियन बैंक्स और उनकी सब्सिडरीज को स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से वो कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट यहाँ पर रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि स्विफ्ट नेटवर्क है फॉर द इंटरनेशनल यहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए, तो इंडिया में जो ट्रांजैक्शन के लिए सिमिलर सिस्टम है उसको बोलते हैं SFMS। तो SFMS आपको पता होगा, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर स्विफ्ट का नेटवर्क होता है। तो इंटरनेट इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग स्प्लिंटर्ड, और यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट को वेपनाइज किया जा रहा है, और हमारे पास कोई लॉज भी नहीं है इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो इट इज़ डिस्टर्बिंग दैट इंटरनेट इंटरमीडियरीज आर इन डूइंग इनफ टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड हैकिंग अटैक्स। इसके लिए इंडिया को एक एक्ट लेकर आना चाहिए। वैसे यहाँ पर इंडिया डेटा लोकलाइजेशन के लिए बात करता है कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, जो भी डेटा होना चाहिए वो इंडिया में ही सेव होना चाहिए, ओपन APIs होने चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो these big tech companies which initially relied on government support to become the behemoths that they are today। तो बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट का यूज़ किया और आज ये गवर्नमेंट से भी ऊपर काम कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।